हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, विशाल भोजने और स्वागत है आपका मराठी फिजिक्स पर विशाल भोजने चैनल पर। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज का पेपर नीट 2020 का और इसमें हम सेक्शन ले रहे हैं फिजिक्स का। ओके, तो अभी शाम हो चुकी है, लगभग 6 बजे सॉल्व कर रहे हैं हम, 5:30 बजे से। ओके, नहीं 6 बजे से सॉल्व कर रहे हैं हम, लगभग 6 साढ़े 6 बजे से, अभी 8 बजने को है। अब देखो, हमने अब तक हमने 34 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे 35 क्वेश्चन नंबर 35 सेक्शन जी का। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद द टेम्परेचर टी फॉर द कॉपर। बहुत सिंपल बात है कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी का ग्राफ दिया गया है और किसका? कॉपर का। वी नो दैट कॉपर इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल। और हमने देखा कि मेटल क्या होते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है मेटल का, ये जो मेटल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, तो जो मेटल कंडक्टर होते हैं ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। ओके, मतलब टेम्परेचर के साथ में इनका रेजिस्टेंस घटता है। अब क्या है? कॉपर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल कंडक्टर है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉपर का क्या है? रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। एज यू नो दैट कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट कॉपर की इनिशियल कुछ तो भी रेजिस्टेंस रहेगा। चलो, उसके रेजिस्टिविटी की वजह से इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा। तो क्या हम बोलेंगे? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, रो ऑफ कॉपर। ओके, so can we say that as increase in temperature the resistivity of copper is also increase. but ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनेगा रेजिस्टिविटी का कॉपर के साथ में, तो ये अब ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ में बढ़ने वाला है। तो इनमें दो ग्राफ ऐसे हैं कि जो नेचर बता रहे हैं इंक्रीजिंग। ओके, नहीं इंक्रीजिंग का नेचर तो एक ही ग्राफ बता रहा है। ओके, इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज इंक्रीजिंग, चलो दो है, एक दूसरा है, चौथा भी है। ओके, तो क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। तो क्या हम बोलेंगे कि इस तरह से ये जो नेचर बता रहा है, ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही तो है टेम्परेचर के साथ में, लेकिन रैंडम मैनर में बढ़ रही है कि नहीं? मतलब ये एक्सपोनेंशियल मैनर में बढ़ रही है। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? एज यू ऑल नो दैट एज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके, तो ये जो हमारा कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएंगी, वो भी एक्सपोनेंशियल मैनर में। किसके साथ में? टेम्परेचर के साथ में। तो इस तरह का ग्राफ आने वाला है हमारा। ओके, तो ये वाला नेचर उसको टिक कर लो। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमने क्या देखा कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। ओके, the magnitude of electric field in this region is, the magnitude of electric field in this region A। क्या दिया गया है? चेंज इन पोटेंशियल क्या है? अच्छा, इसमें एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन करो, यहाँ पे दिया गया है 5 वोल्ट थ्रू आउट। वी नो दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्टिव टू आर। ओके, so as you all know that if the voltage is constant throughout, so can we say that if the potential is constant throughout, so the electric field, the value of electric field is 0। ये अगर कांस्टेंट है तो कौन से भी ब्लॉक में, कोई भी फ्री स्पेस में, कोई भी वॉल्यूम पे लेके जाओ, अगर सब जगह पे वोल्टेज कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी बढ़ने का सवाल ही नहीं आता। ओके, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखो। 37 क्वेश्चन क्या है? द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इधर है, ये तो सबसे ईजी है। तो शुरुआत ही हमारी KTOG की क्या है, वो तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। फॉर मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है? थर्मल एनर्जी क्या होती है? 3/2 kT। और K क्या होता है? वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। ये तो सबसे इजी सवाल था आज का यार, बहुत इजी पेपर निकला इस बार। ओके, देन 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? Find the torque about the origin when the force of 3 J cap Newton
acts on a particle whose position vector is 2 k cap मीटर। देखो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, फोर्स और मोमेंट आर्म दी गई है, फोर्स दिया गया है, फोर्स क्या है, वेक्टर है 3 j कैप, और मोमेंट आर्म क्या दी गई है, मोमेंट आर्म क्या दी गई है, r बराबर 2 k कैप मीटर। As you all know that what is the formula for torque? Torque is nothing but it is the cross product of moment arm to the force। अब क्या है, मैग्नीट्यूड का कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 3 इंटू 2 6, और क्या है k क्रॉस j है, क्या करना है k कैप क्रॉस j कैप। वी नो दैट i कैप j कैप k कैप आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, i कैप x के अलॉन्ग, j कैप y के अलॉन्ग और k कैप z के अलॉन्ग। क्या मैं बोलूँगा k क्रॉस j बताया गया है। ओके, अब j क्रॉस k जब आता था, हमारे घड़ी बताई थी i j k, i का j के साथ में आंसर की, ओके, j का k के साथ में आंसर i, और k का i के साथ में आंसर j। हमेशा पहले का दूसरे से आंसर क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है। ओके, तो अभी क्या है हमारा k क्रॉस j है, k क्रॉस j है तो आंसर क्या आने वाला है i, लेकिन घड़ी उल्टी घूम रही है तो आंसर क्या आएगा माइनस i। क्या हम बोलेंगे i कैप, लेकिन डायरेक्शन क्या रहने वाली इसकी माइनस। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, आंसर क्या आने वाला है इसका, टॉर्क इज नथिंग बट -6 i कैप। ओके, दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, समझ में आया ये? ओके, ये है -6 i कैप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटीरियल। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड द इंटेंसिटी इज डबल। अरे देखो, फंसाने वाला क्वेश्चन है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा, लेकिन उतने मैनर में नहीं बढ़ेगा। लेकिन वोल्टेज देखो, फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, और इंटेंसिटी के साथ में चेंज होता है करंट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए जैसे ही लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ओके, हम बोलते थे सोडियम या पोटेशियम मेटल लेते थे, ओके, जो कि विजिबल रीजन में भी क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। या तो फिर हम दूसरा कोई भी मेटल लेते हैं, स्टील वगैरह, जो यूवी रीजन में करता है, मतलब यूवी लाइट के प्रेजेंस में करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो। ओके, अब जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी पर ये नहीं होता, ये सारी चीज़ कब होती है, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर जाती है। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर जाती है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्लो होना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाता है, और करंट का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये हमने देखा था। अब देखो यहाँ पे क्या किया उसने एक ही वर्ड में ये सारा काम खलास कर दिया। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी हार्ड, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। ओके, फ्रीक्वेंसी को पहले क्या किया उसने, 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वाली थी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.5 गुना थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब क्या किया उसने, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। 1.5 का आधा कितना हुआ, 0.75, 0.75 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। ओके, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। क्या इतनी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने वाला है? ऑब्वियसली नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या जरूरी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओके, 0। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 0। अब देखो 40, क्वेश्चन नंबर 40। एज अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स carries a current of
2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द साइनस। सच में पेपर बहुत ईजी है तुम्हारा, इस बार का पेपर बहुत ईजी है। ओके, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, क्या है ये है μ0 Ni। ओके, क्या क्या दिया गया हमें देखो, μ0 की वैल्यू दी नहीं रही थी तो भी हम लोगों को लर्न चाहिए। क्या क्या रहती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 4 पाई इंटू 10⁻⁻ क्या होती है वो -7 होती है इंटू n। n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 100 पर यूनिट लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। और देखो अभी लेंथ क्या में दी गई 50 सेंटीमीटर, मतलब क्या है 0.5 मीटर। 50 इंटू 10⁻⁻2 0.5 मीटर। ओके, और करंट क्या दिया गया है 2.5। तो आंसर क्या आएगा 5 5 25। ओके, देखो 100 गए, 5 4 20 पाई इंटू 10⁻⁻5। तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 इज द आंसर। 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, 2 पाई मतलब 6.28, मतलब क्या हुआ 6.28 इंटू 10⁻⁻4। इधर हमने कैलकुलेशन करके दिया, जनरली पाई देते हैं कैंसलेशन के लिए। ओके, अब है 41। द ब्रूस्टर्स एंगल IB फॉर द इंटरफेस शुड बी। ब्रूस्टर्स एंगल, सबसे पहले ब्रूस्टर्स लॉ कौन से चैप्टर में आता है और कहाँ पे आता है बताओ सर। ब्रूस्टर्स लॉ आता कहाँ पे है? अरे ब्रूस्टर्स लॉ ये पोलराइजेशन की केस में आता है, याद है वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जब हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं तो ब्रूस्टर्स लॉ आता है। ब्रूस्टर्स लॉ में हम एक बात सीखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल, और हम इसको tan ऑफ थीटा पी भी बोलते हैं। ओके, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो tan, उसके जो टेंजेंट tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब देखो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। जनरली हम देखते हैं कि हम वैक्यूम को अल्टीमेट स्पीड वाला मीडियम देखते हैं जहाँ पर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जब बात हमारी एयर की आती है तो हम 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, हम इसको भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में। अगर कोई एयर छोड़ के हम उससे कम डेंसिटी वाला मीडियम देखते हैं, अब तो कुछ लिया है, कोई है कांच का टुकड़ा या पोलराइज, जैसे पोलराइड गॉगल्स होते हैं, क्या पोलराइजिंग गॉगल की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली पोलराइजिंग गॉगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब उसमें जो स्पीड होंगी लाइट की वो कम ही होंगी। ऑब्वियसली लाइट की स्पीड वैक्यूम से एयर से कम ही होने वाली है। इसका मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर बार किसी भी पोलराइजर का हर बार कैसे आने वाला है, वो 1 के ग्रेटर ही आने वाला है, 1 से ज़्यादा ही आने वाला है, 1 से ज़्यादा ही आने वाला है। ओके, अब मुझे बताओ tan की कौन से एंगल की वैल्यू 1 आती है? tan 45 की वैल्यू आती है 1। क्या मैं कहूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तभी जाके ये मिनिमम है ना, इससे ज़्यादा ही आनी चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या मैं कहूँ 45 डिग्री से ज़्यादा ही आनी चाहिए, और इससे कितने भी ज़्यादा चलेंगे, लेकिन 90 डिग्री से कम, क्योंकि tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, यार इन्फिनिटी थोड़ी रहेगा, इन्फिनिटी कोई वैल्यू रहती है क्या? ओके, तो इस केस में रहने वाला है क्या ये? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 45 डिग्री फॉर ब्रूस्टर्स लॉ एंड लेस देन 90 डिग्री। क्या हम बोलेंगे उसकी वैल्यू 45 से 90 के बीच में वैरी होनी चाहिए। ओके, अब है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा बराबर है, चलिए बराबर है हमारा आंसर। द इलेक्ट्रॉन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस of V4 if the de Broglie's wavelength of the electron is 1.227 into 10⁻⁻2 nanometer. What is the potential difference? de Broglie's wavelength दिखा कि लैम्बडा बराबर 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। ये डायरेक्ट फार्मूला ही था उसका। हम 12.27 एंगस्ट्रॉन यूनिट लो या तो 1.227 नैनोमीटर लो, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है उसका। तो हमें
रूट वी निकालना है तो क्या रहेगा 1.227 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा कितना दिया गया है, चलो 1.227 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी गई 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसल, 1.227 से 1.227 कैंसल, -2 ऊपर चला गया +2 अंडर रूट वी की वैल्यू क्या आ गई 10⁻², तो वी की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁴। अंडर रूट वी की क्या वैल्यू क्या आ गई 10⁻², ये क्या आ गया 10⁻⁴। क्या मैं बोलूँगा फिर यार ये क्या रहेंगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डायरेक्ट फार्मूला। ओके अब 43 प्रॉब्लम नंबर 43। अरे मेजरमेंट का है ये, बहुत सही पेपर निकला है इस बार, सबके सब डॉक्टर बनेंगे देखना, कोरोना का इलाज निकाल लेना जल्दी के बस। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। अब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ओके अगर सब्सट्रैक्शन या एडिशन होती है तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है उतने ही सिग्निफिकेंट तक हमें आंसर निकालना, उतने ही सिग्निफिकेंट तक हमें आंसर निकालना है। ये कितना सिग्निफिकेंट लीस्ट कौन सा हुआ इसमें से, ओके ये 2 है और ये क्या है 3 है, तो इसमें कौन सा निकालने वाले आप, इसमें एक्चुअली में 2 ही सिग्निफिकेंट तक आंसर निकलना चाहिए। ओके लेकिन जब आप डेसिमल की तरफ जाओ, ओके लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने इसमें 2 है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना आना चाहिए आंसर 2 ही सिग्निफिकेंट तक आना चाहिए। तो आंसर क्या आने वाला है इसका आंसर क्या आने वाला है कुछ नहीं है तो 0 0 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 9 - 9 0 9 1 0 9 9.9 9.980 आंसर रहेगा 9.980। लेकिन कितने लेंगे हम, ओके लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स लेंगे हम, तो आंसर कितने लेंगे हम, कितने सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर तो एक्चुअली में हमारा 9.9 आंसर भी बराबर आता है, 9.98 भी आंसर बराबर आता है। ओके तो इसमें अगर हम बाय रूल जाए तो 9.9 आंसर आना चाहिए हमारा बराबर, क्योंकि हर बार जब भी सिग्निफिकेंट फिगर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन होती है तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होती है वहाँ तक हमारा एडिशन आता है। अब यहाँ पे ये जो संख्या है ओके बड़ी वाली डिजिट की, तो इसको हमने सिग्निफिकेंट 9.99 लिख लिया, तो इसको हमने और सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 9.98 ये आंसर आ जाएगा हमारा मोर करेक्ट। 9.98 इज द आंसर। ओके यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 मेजरमेंट के सबसे लास्ट में दिए इन लोगों ने। अ स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. Okay, the pitch of the screw gauge is डायरेक्ट हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज क्या होता है, पिच अपॉन क्या बोलते हैं हम वो, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो अगर हमें लीस्ट काउंट दिया गया है, हमारा लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, पिच निकालने हमको और
एन दिए गए 50, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 50 इंटू 0.01 mm, तो कितना हो जाएगा ये 0.50, ओके ना mm, 0.50 मतलब 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर पिच कितनी आई, 0.5 mm, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस between the displacement and acceleration of the particle in SHM is pi। ये तो हमारी नोट्स की लाइन ही है, क्या है, velocity leads the displacement by an angle of pi by 2 and acceleration leads the displacement by an angle of pi by 2, so eventually automatically displacement lags the acceleration by an angle of pi और acceleration leads the displacement by an angle of pi। ये हमारा सिंपल पेंडुलम वाला SHM मोशन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था, याद है, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ली थी ए साइन ओमेगा टी, जिसको हम बोलते थे ए साइन ओमेगा टी। ओए याद है आप लोगों को। अब डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी है, तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ए कांस्टेंट है तो बाहर, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये कहेंगे ए और ओमेगा का ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी मतलब क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी इज कॉल्ड कॉस, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज कॉल्ड कॉस ओमेगा टी। ये मालूम है सब लोगों को, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ओके। अब ये वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या है, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम। इसका और डेरिवेटिव निकाल लो, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रही है, वेलोसिटी लीड कर रही है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई 2 रेडियन, बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो क्या आएगा, ए ओमेगा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या आता है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ये ए ओमेगा इंटू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, ओके, इंटू माइनस ऑफ साइन ओमेगा इंटू ओमेगा, ओके। तो क्या आएगा ये, एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। तो क्या हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो साइन ओमेगा टी है, ये फिर से देखो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या आता है, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या आता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी आता है। देखो ए ओमेगा एज इट इज, ये माइनस साइन ओमेगा टी आ गया, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाई 2 रेडियन, बोल सकते हैं कि नहीं, एक्सेलरेशन कितने से लीड कर रहा है, पाई बाई 2 रेडियन से लीड कर रहा है, ओके। अब देखो वेलोसिटी लीड कर रही है डिस्प्लेसमेंट को पाई बाई 2 से, एक्सेलरेशन लीड कर रहा है वेलोसिटी को पाई बाई 2 से, क्या हम बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन लीड कर रहा है पाई से, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, ओके। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ओके। ये पेपर बहुत इजी था, नीट 2020 का 13 सितंबर का। अगर आप ध्यान से करो तो इसमें ज़्यादा स्कोर होने वाले बहुत बच्चों के, ओके।
मैं आपको मतलब क्लास में मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स पढ़ाए हैं, उससे तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो रहा था, क्योंकि इतना हम करते भी नहीं थे। ओके, जैसे हम ओए पे लर्न हो रहा था। आपको कुछ भी अगर डाउट है या किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ऐसा अगर आपको नीट JEE का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, या तो 8390232208 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।